And a very good evening to you all. This is Usman Nasir, and I'm going to record this chapter. The chapter is chapter 9 of Discovery Computer 2012 book. The chapter name is Communications and Network. And why do I have selected this topic in this chapter? Because this is very much relevant to our daily basis information technology usage, communication usage, and we have to understand that what is basically the communication is, how does the network works, what is a network, what is an internet, and all other things. So let's start into it. And first of all, get into the very first question is what communication is. जैसे कि आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह का भी को भेजना. That is our communication, and for the communication purpose we need three things. The very first thing is the sending device, the second thing is the receiving device, and the third one is the medium, or we can call it the communication channel. जब कभी भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास दो तीन तरह की कम्युनिकेशन आ रही होती है. दो तीन तरह की कम्युनिकेशन में जो अगर हम कम्युनिकेशन को जीरो से स्टार्ट करें ना, तो हमारी कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन जो आप लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन, देन हमारे पास टेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है, देन हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन होती है, देन इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप चीज़ों को छू के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, जिसको कह सकते हैं एस्टिमेशन काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. तो मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टिल अवेलेबल. लेकिन हम बेसिकली जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने देखना होता है तीन चीज़ों को, जो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर कर रही हैं: हमारी सेंडिंग डिवाइसेस, हमारी रिसीविंग डिवाइसेस, एंड हमारा कम्युनिकेशन चैनल. सेंडिंग डिवाइसेस, मैं आप लोगों के साथ राइट नाउ बात कर रहा हूँ, ये मैं एक सेंडर हूँ. मेरा मैसेज आप तक जो पहुंचेगा वो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पहुंचेगा, और आप लोग जब उसको रिसीव कर लोगे तो दैट वुड बी आवर रिसीविंग. सो कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ट्रांसफर्स डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली डाटा वो चीज़ होती है जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता. इंस्ट्रक्शंस वो चीज़ होती हैं जिसकी मदद से हमने उस डाटा को प्रोसेस करना होता है, जो कि आप पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं. और इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो कि हमें समझ आ चुकी हुई है. अच्छा, इसके अंदर पांच बेसिकली अमल दखल चीज़ों का अमल दखल हो रहा होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मैसेज, जो कि हम लोगों ने भेजना है, सेंडर जिसने भेजना है, रिसीवर जिसने रिसीव करना है, मीडियम जिसके जरिए जाना है, एंड द प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल बेसिकली क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी मदद से हम लोग हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन का बताया कि कम्युनिकेशन हमारे पास दो तरह की है. एक हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन है और एक हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है. तो जब कभी भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं. क्या हम वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तारों के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं? इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स वायर्ड कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, जो अमल दखल होगा, जो चीज़ों को हम लोग व्यू करेंगे, जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होंगे, जो ओएसआई लेयर्स, आप में से कुछ को आइडिया है, कुछ को नहीं है, जो ओएसआई लेयर्स होती हैं उनका जो वर्किंग होती है वो वायर्ड के लिए डिफरेंट है, वायरलेस के लिए डिफरेंट है. सो ऑल दोज थिंग्स कम्स लाइज इन प्रोटोकॉल सेक्शन. तो ये प्रोटोकॉल हमारे लिए हमें इन पांच चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स. अच्छा, अगर हम कम्युनिकेशन से आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ऑल ओवर द ग्लोब फैला हुआ है. इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें हर तरह की हमारी डिवाइसेस आ रही हैं. अच्छा, ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको हम नोड्स कह रहे होते हैं, NODES, नोड्स कह रहे होते हैं. ये नोड्स की मदद से हम लोग बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं. हम नोड्स की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमारे पास विजुअल नोड्स हैं, विजुअल नोड से मुराद है अगर हम अपने मैसेज को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास दो तरह के मतलब जो हमारे पास नोड होना चाहिए
उसमें हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और वो ऑडिएबल कम्युनिकेशन भी उसके अंदर, मतलब वो हमें आवाज भी सुना सकता हो और हमें दिखा भी सकता हो। तो ऐसा नोड हम लोग ने सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो होती है वो इस चीज पर डिपेंड कर रही होती है कि बेसिकली किस तरह का नोड आप लोगों ने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मैं रेडियो नोड यूज करता हूँ, रेडियो की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऑडियो नोड उसको कहूंगा, यानी कि वहां पर मैं सिर्फ आवाज सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसमें कोई विजुअल्स नहीं देख सकूंगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या मैं टेलीविजन की बात करूं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रही होगी उस कम्युनिकेशन को मैं देख भी सकता हूं और उसको मैं रिसीव भी सुन भी सकता हूं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर्स लगे हुए हैं, मेन फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो इनके दरमियान जो डाटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रही होती है वायर्ड या वायरलेसली, ये आप सेटेलाइट भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेटेलाइट के जरिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। ये कुछ टावर्स आप देख रहे हैं जिनको हम बीटीएस कह रहे होते हैं या बीएससी कह रहे होते हैं, जो कि हमारी जीएसएम की कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। तो ऑल दैट सिस्टम जिसमें हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है वो मिलकर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा होता है। ओके, मूविंग ऑन नाउ, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखना है कि हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपके सामने इस टाइम आ रही हैं, दीज ऑल और द थिंग्स जो कि हम इन सम कंटेक्स्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉग्स, ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंसेस जिनको मैं इस्तेमाल करते हुए लिखता भी हूँ, और ब्लॉग्स की आगे अब डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हुई हैं। ऑडियो ब्लॉग्स जिनको हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं, और वीडियो ब्लॉग्स जिनको हम वीलॉग कहते हैं, जिसमें पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, whether it could be about traveling, whether it could be about food, or it could be about anything. तो ब्लॉग्स पहले लोग लिखा करते थे, लिख के कम्युनिकेशन करते थे, अपने अपने जो वो होते थे आरा होती थी उनको लोगों के साथ शेयर करते थे। नाउ पीपल डू इट थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू वीलॉग्स। चैट रूम्स जो कि अब हमारे पास इतने ज्यादा आम नहीं रहे, लेकिन इन द पास्ट इट वाज वेरी वेरी कॉमन। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं जैसे हम कम्युनिकेशन चैट रूम्स कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं वहां पर जूम के चैट रूम्स होते हैं, हम एमएस टीम्स है उसमें हमारे पास चैट रूम्स होते हैं, तो वहां पर हम लोग चैट रूम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन ईमेल्स, ऑब्वियसली एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द ईमेल एंड द ईमेल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। फॉर फैक्स, फैक्स जो कि है टेलीफोनी सिस्टम के ऊपर डेवलप कर रहा होता है। एफटीपी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ एफटीपी क्या है, वैसे दोबारा बता देता हूँ। इट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि जिसके जरिए हम हमारे जो फाइल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, शेयर इट के अंदर आप जो एक फाइल दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल डिफरेंट भी यूज होते हैं, लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो आप एसएमएस कर रहे होते हैं, इंटरनेट, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नेटवर्क्स को हम लोग बेसिकली इंटरनेट कह रहे होते हैं। न्यूज ग्रुप्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट VoIP VoIP जिसको हम कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर आईपी, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि हम लोग जिसमें हम PSTN नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं कर रहे, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो हमारा आईपी नेटवर्क लगा होता है इसको यूज करते हैं। वहां पर हमारी ये जितनी भी आप स्काइप की कॉल्स कह लें, जूम की कॉल्स कह लें, व्हाट्सएप की कॉल कह लें, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी कॉल्स होती हैं ये हमारी वॉइस ओवर आईपी के ऊपर हो रही होती हैं। वेब से मुराद इंटरनेट है, और विकी से मुराद ऐसी वेबसाइट जिनके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल द these are few, not all. These are few usage of computer communication from all of the communication. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूजर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेज सकते हैं, और ये जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं ये सारे के सारे मैसेजेस हमारे वायरलेस मैसेजेस होते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग, पिक्चर मैसेजिंग, वीडियो मैसेजिंग, वायरलेस इंटरनेट मैसेजिंग, ऑल दीज मैसेजेस आर वायरलेस मैसेजेस। हमारे जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो वायरलेस जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ये नेटवर्क कंप्लीट वायरलेस नेटवर्क होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं जो है पूछ रहा हूं, और इंशाल्लाह इसको किसी असाइनमेंट के जरिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे तमाम के तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं,
या वो कंप्लीट वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं, ये कोई हाइब्रिड नेटवर्क है जिसका कुछ पोर्शन हमारा वायरलेस होता है, कुछ हमारा वायर्ड होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें इस चीज का आइडिया है कि वायर्ड जो नेटवर्क होता है वो रिलायबल होता है, वायरलेस जो नेटवर्क होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता। वायर्ड नेटवर्क डायरेक्शनल होता है, हमें पता है कि हमारा मैसेज यहाँ से डायरेक्ट हमारे रिसीवर तक जो जाना है वो इस तार के जरिए चला जाएगा, उसको ट्रबल शूट करना आसान होता है। वायरलेस नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं माना, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, रेंज बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बड़ा इशू है, बैटरी लाइफ बहुत बड़ा इशू है। तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो कि हमें वायरलेसली फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो हमारे मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजिंग, पिक्चर मैसेजिंग, वीडियो मैसेजिंग जो कि हम अपने सेल फोन से कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, तो वो वायरलेसली हमारे सिस्टम से जा रहे होते हैं। हमारे जो सेल फोन है, सेल फोन के अंदर हमारे पास ट्रांसीवर्स होते हैं। ट्रांसीवर से मुराद बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इन दोनों को मिला के जो एंटीना लगाया गया होता है उनको ट्रांसीवर्स कहा जाता है, जो कि मैसेज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सेलफोन्स या नोड्स के जरिए मोस्टली जारी होती है वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन जो होती है मेरे ख्याल से, और ऑब्वियसली ना सिर्फ मेरे ख्याल से बल्कि तमाम साइंटिस्ट के ख्याल से ज्यादा स्ट्रांग और सिक्योर होती है। अच्छा, हमारे पास जो इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली जो आप लोग जिनको राउटर कह रहे होते हैं, हमारे घर के अंदर पीडीसीएल की डिवाइसेस हैं, या इसके अलावा टीपी लिंक की हैं, या वावे की डिवाइसेस लगी हुई हैं, जोम की, जैज की डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिनको हम लोग राउटर कह रहे होते हैं। ये बेसिकली राउटर नहीं होते, ये हमारे वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होते हैं। क्यों? यहाँ पर इंटरनेट आता है, वायर्ड के जरिए मोस्टली आता है, और वहां से वो वायरलेसली कन्वर्ट हो जाता है और तमाम घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, पब्लिक लोकेशंस के अंदर वो फैला रहे होते हैं। और ऑब्वियसली इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा गया होता है, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट हम अपनी एक कम्युनिकेशन वायरलेसली एक जगह से दूसरी जगह यूजर्स के दरमियान शेयर कर सकते हो। देन साइबर कैफेज, जो कि आजकल के दौर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। किस चीज में कन्वर्ट हो गए? ये कॉफी हाउसेज में कन्वर्ट हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। पीपल कम इनटू दीज प्लेसेस, ऐसी जगहों पर आते हैं जहां पर फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। आप सिंपली आते हैं, अपनी डिवाइसेस निकालते हैं, आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सुकून मिल रहा होता है, खाने पीने के लिए चीजें मिल रही होती हैं आपको, और वहां पर आप बैठते हैं, अपने हेडफोन्स लगाते हैं, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या पर्सनल डिवाइस जो भी है, अपना आईपैड है या आपका कोई भी टैबलेट है, आप उसको प्लग इन करते हैं, वहां पर आपको फास्ट इंटरनेट अवेलेबल हो रहा होता है, और देन आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो साइबर कैफेज जो है उनका ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, और उनके जरिए जो है वो बेसिकली अब न्यू जिसे कह सकते हैं इनोवेशन इसमें आ चुकी हुई हैं। नाउ देयर कम्स द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा बेसिकली एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग हमारी जो कम्युनिकेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली थ्रू लोकेशन सिग्नल्स हम सेंड कर रहे होते हैं। इज अ नेविगेशन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अर्थ-बेस्ड रिसीवर्स दैट एक्सेप्ट्स एंड एनालाइज द सिग्नल सेंट बाय द सैटेलाइट्स। मेरे पास मेरी लोकेशन है, उस लोकेशन कहाँ से आई? मेरे पास मेरा सेल फोन है, सेल फोन के अंदर एक जीपीएस मॉड्यूल लगा हुआ है, जीपीएस मॉड्यूल कंटिन्यूसली एक सिग्नल एक सैटेलाइट को सेंड करता जा रहा है। जैसे ही वो सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा, और वो रिसीव करने के बाद आगे दूसरी लोकेशन को फॉरवर्ड कर देता है, जिस लोकेशन के ऊपर हमें उसको चाहिए होता है। और ये बहुत बेतहाशा सिग्नल्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं, एक मैप डेवलप कर देते हैं, एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर देते हैं, जिसके जरिए हम क्वाइट इजीली देख सकते हैं कि हमारी वो लोकेशन, हमारी वो डिवाइस, हमारी वो जो एग्जैक्टली हम लोग किस प्लेस के ऊपर मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जिन लोकेशंस के अंदर हम लोग हमारा जीपीएस यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जिस जगह पर हम लोग हमारा जीएसएम यूज नहीं कर सकते। तो इन दोनों की कन्वर्जन की जाती है, इन दोनों को मिलाया जाता है। किसी जगह पर जीएसएम जो हमारी टेक्नोलॉजी, जिसे सिम टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके फायदे इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी जगह पर हमारे जीपीएस के फायदे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मिलकर हम लोग जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को लोकेशन के लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, समटाइम्स के ऊपर आप जीपीएस अपना अगर ऑन कर लेते हैं तो समटाइम्स पर इंटरनेट ऑन नहीं होता। तो वो क्या कह रहा होता है आपका सिस्टम? वो कहता है कि बेसिकली आप कोशिश करें कि जी अपना इंटरनेट भी ऑन कर लें, जिसकी मदद से हम अपनी इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें।
ओके, देन हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आ जाते हैं ग्रुप वेयर एंड वॉइस मेल। ग्रुप वेयर ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं अबाउट अ कॉमन टास्क, कॉमन प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मसलन 8-9 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। वो ग्रुप किसी भी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के ऊपर हो सकता है। मोस्टली जो कि हम लोग करते हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल है जिसके ऊपर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और टास्क के बारे में कम्युनिकेशन की जाती है। वॉइस मेल एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के साथ हमारा टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है और कंप्यूटर एक स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करता है हमारे टेलीफोन नेटवर्क को। जब कभी भी हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते तो हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क है उस नेटवर्क एक मैसेज जनरेट करता है कि काइंडली आप इसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें, और जैसे ही वो आप रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो एक की कम्युनिकेशन की सूरत में वो जो हमारी डिवाइस जो कि हमने कंप्यूटर को जो हम लोगों ने टेलीफोन के साथ कनेक्ट किया होता है, तो हमारा वो मैसेज बेसिकली कंप्यूटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। लाजमी नहीं है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा हो। कंप्यूटर अच्छा, कंप्यूटर के बारे में ना आप एक कंसेप्ट क्लियर कर लें। कंप्यूटर से मुराद, जब कभी मैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बात करूं तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक पूरा सीपीयू होना चाहिए, एक पूरा लैपटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर की से मुराद ये भी हो सकता है कि उसकी जो एप्लीकेशन होती है तो वो टेलीफोन के साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस लगाई गई होती हैं वो कंप्यूटर की मरहून मिन्नत होती है और उसी की मरहून मिन्नत वो चल रही होती है। तो ये भी हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन के यूजेज में आ रहा होता है। इसके अलावा हम लोग वेब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे होते हैं। जूम की एग्जांपल बहुत बड़ी है आपके पास, एमएस टीम की एग्जांपल बहुत बड़ी है आपके पास। एमएस टीम्स के जरिए हम लोग जो डाटा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपके साथ एक ये शेयर करता हूँ पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कॉल मिली हुई है, चैट हो रही है, साथ साथ रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं, साथ साथ मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो कॉल्स इसके अंदर की जा सकती हैं। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि हम लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन की के जरिए ऑनलाइन कॉल्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ऑनलाइन कॉल्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों से मैशअप के बारे में और वेब सर्विसेज के बारे में पूछूंगा भी, और इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। आप लोग काइंडली मैशअप के बारे में जो है वो बुक से पढ़ने की कोशिश लाजमी करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और इस तरह मैं हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेटवर्क्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे और नेटवर्क्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। With the uses of the computer communication, the very foremost and latest kind of use for computer communication is the usage of web services. हम देख सकते हैं हमारे पास आजकल हर जगह with the help of web services now we can use the communication. Web services enable programmers to create the application that communicate with each other, remote computers over the internet or an internal business network. कम्युनिकेशन वेबसाइट कौन कौन सी है हमारे पास? स्काइप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर्स है, जो कि हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। और अगर हम इसको बिजनेस साइट के ऊपर ले जाएं, एमएस टीम्स है, जूम है हमारे पास, और हम लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए हम चैटिंग कर रहे होते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं, इसके अलावा ईमेल कर रहे होते हैं, फाइल्स भेज रहे होते हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी मोर. A mashup is a web application that combines services from two or more sources. दो या दो से ज्यादा sources जिनकी मदद से, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑडियो और वीडियो दो डिफरेंट जगह से आ रही हैं, वो मिलाकर यूट्यूब की अगर आप एग्जाम्पल ले लें, अगर यूट्यूब को हम कंबाइन करवा दें फेसबुक के साथ, तो पास्ट में क्या होता था, पहले हमारे पास फेसबुक एप्लीकेशन इस तरह थी कि वो अलाउ करती थी कि यूट्यूब के लिंक को जब हम फेसबुक के ऊपर शेयर करते थे तो वो उस लिंक को एज मतलब फेसबुक के अंदर मर्ज कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता, अब वो एज अ सेपरेट लिंक ही शो होता है, लेकिन पास में एक ही एप्लीकेशन के तौर के ऊपर उसको मर्ज कर दिया जाता था। तो मैशअप इज काइंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज से आपकी जो है वो एप्लीकेशन को यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो मैं यूट्यूब का लिंक यूज करता हूँ और सर्विसेज जो है वो मैं उस वेब एप्लीकेशन की यूज करता हूँ कि उस लिंक से मुझे ये यूट्यूब की वेबसाइट डाउनलोड हो जाए। तो ये हमारी मैशअप सर्विसेज होती हैं।
अब जरा आ जाए हम लोग नेटवर्क की साइड के ऊपर। बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। मैंने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ऑब्वियसली मुझे कनेक्शन चाहिए। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कनेक्शन जो है वो हमारा किस तरह का हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ये नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन हो, हमारा हार्डवेयर शेयर हो। हार्डवेयर शेयर होने से मुराद ये है कि हमारे पास एक प्रिंटर अवेलेबल है, 50 कंप्यूटर्स अवेलेबल है, 50 लोग उस हार्डवेयर को यूज कर सकें। और वो कैसे यूज कर सकेंगे? वो विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क यूज कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, सॉफ्टवेयर शेयर हो सके, और ऑब्वियसली फंड्स ट्रांसफर हो सके, बिजनेस पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकें। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम लोग नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। Most of you are very much aware of these types. The very first is the local area network. लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लोग एक स्मॉल प्लेस के अंदर, जियोग्राफिकली जगह थोड़ी होती है, केबल्स के जरिए, तारों के जरिए हम लोग कनेक्शन बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो ऐसा कनेक्शन जो कि हम लोग स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बना रहे होते हैं, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ किसी भी ऑफिस की, तो वहाँ पर सर्वर्स का लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, वहाँ के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, वहाँ के सर्विस रिलेशन का लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट का लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। अगर यही लोकल एरिया नेटवर्क वायर्स की बजाय, मतलब वायर्स, कंप्यूटर्स, तमाम डिवाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग केबल्स के जरिए कनेक्टेड है, अगर मैं विदाउट केबल्स इनको कनेक्ट करूं तो वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहला रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे शहर के अंदर फैला होता है। मोस्टली जो आपके सेलफोन टावर्स वगैरह होते हैं, अगर वो विद इन अ सिटी आपस में कनेक्ट हैं, आपके टेलीफोन नेटवर्क जो विद इन अ सिटी आपस में कनेक्ट हैं, तो वो तमाम के तमाम जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहला रहे होते हैं। आपकी बैंकिंग की ब्रांचेज हैं जो विद इन अ सिटी हैं, वो तमाम की तमाम मिलके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रही होती हैं। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसकी कोई जियोग्राफिकल लिमिट नहीं होती। ये हो सकता है एक शहर से लेके दो शहर और एक मुल्क और पूरी दुनिया का, जिसमें तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हर तरह की कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हर तरह के नोड्स, जिनमें हमारे पास टेलीफोन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, और इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिकेशन की डिवाइसेस आ जाती हैं हमारे पास। ये तमाम की तमाम मिलके हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन बना रही होती है और मिलके हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनाती है। अच्छा, हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो दो टाइप्स हैं, इनकी मैंने एक आप लोगों को असाइनमेंट भी देनी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करने लगे हैं, बेसिकली मैं ये असाइनमेंट आप लोगों को असाइन करने लगा हूँ। सॉरी, थोड़ी सी जो है वो इशू आ गया था, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सका। अच्छा, बेसिकली असाइनमेंट क्या मैंने आप लोगों को असाइन करनी है, और दैट इज सिंपल, बहुत आसान सी असाइनमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन client server network and peer to peer networks. Instructions में क्या है? You have to write 200 words, make at least 5 differences, and number 3, do not copy paste the work. मैंने एक वीडियो आप लोगों को सेंड की हुई थी और वो मेरे YouTube के ऊपर भी अपलोड है कि हाउ टू
यूज़ गूगल स्कॉलर। तो आप काइंडली उस वीडियो को देखें, मैं नीचे लिंक में वो मेंशन भी कर दूंगा। और उसकी मदद से जो है वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम वैलिडेटेड डाटा जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली अगर हम लोगों ने प्लेजरिज्म भी चेक करना होता है तो वो भी किस तरह चेक करेंगे, उसकी भी एक वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा। और उस वीडियो से भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किस तरह टर्निटिन के ऊपर प्लेजरिज्म चेक कर सकता हूँ, और मुझे पता लग सकता है कि आप लोगों ने ये काम कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो आई एम असाइनिंग दिस टू ऑल यू। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर के बारे में आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लेना। देन देयर कम्स द नेटवर्क्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क की थोड़ी सी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। पहले क्लाइंट एंड सर्वर का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि बेसिकली एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो कि क्लाइंट की तरफ से जाएगी। किसको जाएगी? सर्वर को जाएगी। सर्वर के पास रिसोर्सेज होते हैं और वो उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है। पीयर टू पीयर में कोई सर्वर नहीं होता है जिसमें हर कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के लिए, और तमाम के तमाम कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। यही बेसिकली पीयर टू पीयर में होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कुछ टाइप्स हैं नेटवर्किंग की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सारे के सारे एक केबल के साथ कनेक्टेड है। फ़ायदा ये है कि बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। फ़ायदा ये है कि सस्ता होता है। फ़ायदा ये है कि जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि केबल कहीं से ख़राब होगी तो सारे कंप्यूटर्स हो जाएंगे ख़राब। एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। थोड़े कंप्यूटर्स के लिए ये यूज़ होता है। फिर क्या किया जाता है? रिंग कर दिया जाता है। रिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक टोपोलॉजी क्रिएट कर दी जाती है, और वो रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स केबल्स के अंदर एक सर्कल के फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। इसमें एक टोकन जनरेट किया जाता है, और वो टोकन जनरेट उसकी तरफ से किया जाता है जिसने कम्युनिकेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल लाइक कंप्यूटर ए कम्युनिकेशन कर रहा है तो बी एक टोकन जनरेट कर देता है कि नेक्स्ट मैंने कम्युनिकेशन करनी है, सो दैट कोई और कम्युनिकेशन स्टार्ट ना करे। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास आम है और सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जो स्टार टोपोलॉजी है, बेसिकली स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक मिडल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक जिसको हम स्विच कहते हैं, जिसको हम हब कह रहे होते हैं, और ये जो मिडल डिवाइस होती है ये तमाम के तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को नेटवर्क के रिसोर्सेज को पूरे कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो दैट इज हाउ यू मेक अ स्टार टोपोलॉजी। Then there is intranet and extranet. That is very important. अगर आप लोग कंप्यूटर इंटरनेट के रिसोर्सेज को के तमाम इंटरनेट के रिसोर्सेज को सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लाइक आपने नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क को आप लोग एक सर्वर बनाया हुआ है, आपने मेल सर्वर बना दिया है, वेब सर्वर बना दिया है, प्रॉक्सी सर्वर बनाया है, डाटा शेयरिंग के सर्वर्स बनाए हैं, और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों ने यूज किए हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ अपने नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हो, तो वो इंट्रानेट है। लेकिन अगर आपका ये नेटवर्क कोई और भी यूज हो रहा होगा तो उसके लिए ये नेटवर्क एक्स्ट्रानेट बन जाएगा। एंड एक्स्ट्रानेट अलाउज कस्टमर और सप्लायर्स टू एक्सेस द पार्ट्स ऑफ इट्स इंट्रानेट। कोई बाहर के लोग भी इसको यूज कर सकेंगे। तो आज का हमारा ये बेसिकली लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को, और फिर डिटेल में इन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और जिसमें हम लोगों ने बात की थी थोड़ी सी नेटवर्क्स के हवाले से कि नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, नेटवर्क की टाइप्स के हवाले से बात की थी। और मैंने एक आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर की थी जिसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क के दरमियान फ़र्क को डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज द नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम लोग हमारी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं। स्टार्ट में द वेरी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा था जो हमारी कम्युनिकेशन की थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास सेंडिंग डिवाइसेस होती हैं, रिसीविंग डिवाइस होती है, और कम्युनिकेशन चैनल होता है। और साथ में हम लोगों ने उसके देखा था कि हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। मैंने उस टाइम पर आप लोगों के साथ बात की थी कि बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट तरह की जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम प्रोटोकॉल्स की बात कर लें तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नज़र आ रहे हैं। इन प्रोटोकॉल्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और वो है बुक को आप लोग आई गेस फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप बुक को भी फॉलो करें, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ,
ये बुक को अगर हम लोग फॉलो करें तो बेसिकली यहाँ पर इन तमाम स्टैंडर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। ना सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स के बारे में, इसके अलावा हमारी जितने भी अब तक डिस्कशन हो चुकी हुई है, तो वो तमाम की तमाम डिस्कशन हम लोगों ने, मैं जो है बेसिकली वो बुक से देख रहा होता हूँ, देन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल राइट नाउ इज दैट यू मस्ट हैव टू लुक टुवर्ड्स द बुक when you people are listening to my lecture as well. मेरा लेक्चर ओपन कर लें, साथ में आप लोग बुक ओपन कर लें, तो it would be very easy for you people to have a discussion with me and also to understand जो कि आप लोगों को पहले समझ नहीं आया या जो कुछ मुश्किल लग रहा होगा, तो वो बुक से भी आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ईथरनेट स्टैंडर्ड्स के हवाले से। Ethernet is a network standard that specifies no computer controls when data can be transmitted. लोकल एरिया नेटवर्क्स को जहन में लेके आए। लोकल एरिया नेटवर्क में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम लोग केबल्स के जरिए एक छोटी सी जियोग्राफिक प्लेस के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे होते हैं। तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और मोस्टली जो लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा होता है वो स्टार टोपोलॉजी के जरिए बनता है। स्टार टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया कि एक मिडल डिवाइस होती है जिसके जरिए तमाम की तमाम जो कि बाकी तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेज और नोड्स को कनेक्ट कर रही होती है। अगर वो वायर्ड केबल है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, और अगर वायरलेस है तो WLAN जिसको कहा जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है इसको हम लोग ईथरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इस ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, इस कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया नहीं होता हमें इस चीज़ का कि हमारा नेटवर्क कौन एक्सेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर अपने कंप्यूटर के अंदर जाऊं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इस फोल्डर को शेयर की ऑप्शन करता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर यहाँ पर शेयर की ऑप्शन आती है, यहाँ पर अगर मैं इसकी शेयर की ऑप्शन करता हूँ, अच्छा ये तो शेयर की ऑप्शन उसके ज़रिए आ रही है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ है उसके ज़रिए आ रही है। अगर मैं गिव एक्सेस टू की ऑप्शन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ग्रुप्स बेसिकली मेरे, जब मैं किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ होऊंगा तो यहाँ पर मेरे उस लोकल एरिया नेटवर्क के ग्रुप्स आ रहे होंगे। मैं इसका एक्सेस रिमूव कर सकता हूँ, अपने होम ग्रुप के साथ सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, व्यू एंड एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं स्पेसिफिक पीपल पे जाऊँ तो यहाँ पर जाके मैं अपने एवरीवन कर देता हूँ कि जितने भी लोग मेरे कंप्यूटर के अंदर अटैच हैं वो तमाम के तमाम लोग इसको एक्सेस कर लें, मैं उसका ऑनर हूँ, और देन मैं शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ये शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेरा ईथरनेट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि कोई और मेरे इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। मीन्स के ईथरनेट नेटवर्क के अंदर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि मैं किस डाटा को, मेरा यानी कि मेरा डाटा लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कौन सा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक ABCD है, मैं A हूँ, तो मैंने इस सबके साथ वो शेयर कर दिया है, तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि B उसको एक्सेस कर रहा है, C उसको एक्सेस कर रहा है, D उसको एक्सेस कर रहा है, कौन कर रहा है। और मेरे पास इस चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ कंट्रोल उस टाइम के ऊपर होगा जिस टाइम के ऊपर मैं अलाउ करता हूँ कि ये शेयरिंग ऑन है या ऑफ है। That's it. Then after that, Ethernet protocol के अंदर no computer controls when data can be transmitted. टोकन रिंग की बात मैं आप लोगों के साथ पहले कर चुका हुआ हूँ, इसको डिटेल में आप बुक में से भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये टोकन रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें अगर कम्युनिकेशन होती है तो एक टोकन जनरेट किया जाता है, एक स्पेशल सिग्नल जनरेट किया जाता है जो कि ये अलाउ करता है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटर या नोड में जब भी बात करूंगा नोड की, तो इट मीन्स कि नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि मैसेज सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है, वो हमारा बेसिकली नोड होता है। तो जब कभी भी मैं नोड की बात करूंगा या कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करूंगा तो ये हमारी कम्युनिकेशन की वो डिवाइसेज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाती हैं। तो टोकन रिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो एक वक्त में एक ही कंप्यूटर करता है, सो दैट कि ज़्यादा कंप्यूटर्स ना करें और हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, वैसे बेसिकली मैं आप लोगों को एक यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाना चाहता था। वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आप में से जो आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को किया भी होगा और कुछ को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, ये बेसिकली एक सिमुलेशन टूल है। ये सिमुलेशन टूल हमें नेटवर्क बनाना भी सिखाता है। नेटवर्क में अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एंड डिवाइसेस पड़ी हैं जिनको हम नोड्स भी कहते हैं। मैं यहाँ से 1 2 3 4 नोड्स लगा लेता हूँ
और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं एक हब लगा लेता हूँ। हब एक तरह से स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करती है, लेकिन ये जो स्टार टोपोलॉजी में हमारी डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं, हब बेसिकली उसमें सबसे जो है वो लोड ग्रेड की डिवाइस है, और ये बहुत कम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। आप लोगों ने एरिया नेटवर्क्स देखे होंगे, उसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है बेसिकली। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली हम हब के जरिए क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें 2 या 3 कंप्यूटर्स मैक्सिमम कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। यहाँ पर अगर मैं मैसेज भेजना चाहूँ PC0 से PC3 के ऊपर, तो मुझे कहते हैं कि फंक्शनल पोर्ट नहीं है। मुझे सबसे पहले फंक्शनल पोर्ट्स रखनी होंगी। फंक्शनल पोर्ट से मुराद ये है कि मुझे इनको कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ेगा। मैं इनको एक रैंडम एड्रेस देता हूँ। जिसको इस चीज़ के बारे में पता है ठीक है, जिसको नहीं पता अभी इसके बारे में हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली एक तरह का हम एड्रेस बता रहे हैं कि हमारे मैसेज को ये पता लग जाए कि उसने कहाँ से किसके पास जाना है, और हमने हर कंप्यूटर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि जब हमारा मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे राउट हो तो उसको कोई ना कोई उसके पास रास्ता हो। तो दैट इज वाई मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ। ये एड्रेस देना जरूरी होता है, अदरवाइज इसके हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों को पोस्टल एड्रेस होगा तो हमारा मैसेज हम तक रिसीव होगा, हमारा फोन नंबर होगा तो रिसीव होगा, इसी तरह हमें IP एड्रेसेस के जरिए भी कोई ना कोई एड्रेस देना जरूरी होता है। जब यहाँ से मैं कम्युनिकेशन PC0 से PC3 तक करता हूँ, तो आपको यहाँ ये नीचे राइट कॉर्नर के ऊपर मैसेज नजर आ जाएगा दैट इट इज सक्सेसफुल। अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ, जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर यूज करना आता है उनके लिए तो आसानी है, जिनको नहीं तो उनको सिर्फ बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ मेरा मैसेज गया PC0 से हब के पास, और हब ने यहाँ पर क्या कर दिया। मैं इधर जरा इसको रोकता हूँ, एक सेकेंड। अगर ये हब ने बेसिकली क्या किया था, मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। हब के पास जब वो मैसेज मेरा गया था, हब ने उस मैसेज को तमाम कंप्यूटर्स के पास भेजा था। ऐसा मैसेज जो तमाम कंप्यूटर्स के पास जा रहा होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और यहाँ पर आप दोबारा देखें, यहाँ पर 2 के ऊपर क्रॉस आ रहा है और 1 के ऊपर क्रॉस नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमने मैसेज भेजा था। वो मैसेज दोबारा हब के पास जाता है, इसको कहते हैं रिप्लाई के एक्नॉलेजमेंट, कि वाकई मेरे पास मैसेज आ गया, जिसको आपने 3 वे हैंडशेक का नाम दिया था। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो हुई थी, और 2 ने कह दिया क्रॉस और 1 ने कह दिया यस, ये मेरे लिए ही था और सक्सेसफुल हो गया। ये हमारी कम्युनिकेशन होगी। ये लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन की अगर मैं इसकी एग्जांपल इसको समझूं कि ये मेरा रिंग टोपोलॉजी है, अगर रिंग टोपोलॉजी लगी हुई है यहाँ पर, मैं इसको अगर यहाँ से डिलीट कर दूं और मैं कहता हूँ एक वक्त में 1 से ज्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं और कोई टोकन यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तब इशू क्या होगा? तब इशू बेसिकली क्या होगा, 2 मैसेजेस गए हमारे हब के पास, हमारी जो मैनेजिंग डिवाइस होगी उसके पास, और वहां पर कंजेशन आ जाएगी। वहां पर आपने देखा थोड़ी देर के लिए आग लगी थी, और जैसे वो आग लगी थी वो कंजेशन को शो करती है, फेलियर को शो करती है, और राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये मैसेजेस फेल हो गए। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन रिंग ये क्रिएट करता है कि एक वक्त में हमारी एक ही कम्युनिकेशन हो रही हो। TCP/IP protocol is a network standard that defines how messages are routed from one end of a network to another network. जब आप नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करने से मुराद बेसिकली क्या होती है, आपको यहाँ पर मैं एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाता हूँ, इसका नाम होता है राउटर। फॉर एग्जाम्पल ये राउटर है हमारे पास, मैं एक राउटर ये लगा देता हूँ और एक राउटर ये लगा देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ साहिवाल, और इसको मैं लिख देता हूँ लाहौर। इन 2 के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है। साहिवाल के आगे कोई 10,000 कंप्यूटर लगे होंगे, ठीक है, और लाहौर के आगे कोई 50 लाख कंप्यूटर लगे होंगे। इन दोनों के दरमियान जो मैसेज जाना है, जो कि लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जब एक नेटवर्क से निकल के हमारा मैसेज दूसरे नेटवर्क में जाना होता है, तो उसको जो रास्ता ढूंढने में हेल्प आउट कर रहा होता है प्रोटोकॉल, वो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, और ये हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसके दरमियान हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो ये TCP/IP के जरिए और ईथरनेट और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। देन मैंने आप लोगों को वाईफाई की बात की थी कि वाईफाई, जिसको हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस ईथरनेट कहते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको 802.11 कहा जाता है। ये जो हमारा वायरलेस स्टैंडर्ड होता है, बेसिकली वायरलेस स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वायरलेस स्टैंडर्ड में एक मैं वायरलेस राउटर रख देता हूँ या वायरलेस एक्सेस पॉइंट रख देता हूँ, और इसके साथ 2 वायरलेस डिवाइसेस रख देता हूँ। सॉरी, ये वायरलेस डिवाइसेस अभी नहीं है,
ये अभी लैपटॉप्स जो हैं ये इनके अंदर लैन कार्ड रखे हुए थे, इसकी जगह मैं 2 स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे ही मेरी स्मार्ट डिवाइसेस मेरी ऑन होंगी ये हमारे एक वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगी। ये जिस प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट हुई हैं उस प्रोटोकॉल को 802.11 कहते हैं। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो हमारा वाईफाई कहला रहा होता है या वायरलेस इथरनेट कहला रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है ब्लूटूथ। हम में से हर कोई जो है वो ब्लूटूथ यूज कर रहा है, आजकल भी हमारी ब्लूटूथ कम्युनिकेशन यूज होती है और ये शॉर्ट रेडियो सिग्नल्स के जरिए यूज होते हैं, जिसमें हमारा डाटा लोअर डाटा रेट के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है UWB, जिसको हम अल्ट्रा वाइड बैंड कहते हैं। ये हाई स्पीड रेडियो वेव्स कम्युनिकेट करनी होती है लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर। मसलन फॉर एग्जांपल लाइक ऐसी जगह जिन जगहों के ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइक एक पिक्चर भी आई थी, मैं अगर आपको वो पिक्चर दिखा दूं, इस पिक्चर में अगर हम लोग आए, सॉरी इस पिक्चर में है, तो हमारे पास आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन होती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिन जगहों पर हमारे पास केबल्स नहीं हम लोग बिछा पा रहे होते, वहां पर हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करनी होती है दूर दराज के इलाकों के अंदर, वो जो कम्युनिकेशन हमने दूर दराज के इलाकों में करनी होती है वो बेसिकली हम लोग टावर टू टावर कम्युनिकेशन वायरलेस लिंक बना के करते हैं। तो यूज शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट एट हाई स्पीड। ये डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर यूज करने के लिए इसको यूज किया जाता था। इसके अलावा एक और इसका यूजेज जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों को याद हो, गैलेक्सीज सैमसंग गैलेक्सी का एक मॉडल आया था जिसमें 2 मोबाइल्स को आपस में उनकी बैक्स को साथ में लगा दिया जाता था, बड़े हाई रेट के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन होती थी। तो वो जो कम्युनिकेशन हमारी हाई रेट के ऊपर हो रही होती है, बहुत हाई स्पीड के ऊपर होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स को यूज करते हुए, वो हमारा अल्ट्रा वाइड बैंड होता है। IRDA बेसिकली हमारा इंफ्रारेड है। पास्ट में डाटा कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड को यूज किया जा रहा था, जो कि लाइट वेव्स होती थी। आज भी इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, जो कि रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। इससे हम बहुत कोई लो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अगर हमने करनी हो तो वो इसके जरिए हम करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है RFID। जो हमारा RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिकली एक तरह के टैग्स होते हैं। ये वायरलेस टैग्स होते हैं। टैग से मुराद एक तरह से आप लोगों को पता है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं किसी भी चीज को वायरलेस टैग लगा देता हूँ, किसी भी चीज से मुराद ये है कि जिसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लाइक जो आजकल सबसे ज्यादा आपके सामने एग्जांपल है RFID की, वो है मोटरवे के ऊपर टोल प्लाजा। टोल प्लाजा में आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिसके अंदर एक चिप होती है, और वो चिप जो होती है वो हमारी RFID टैग होती है। इंफ्रारेड, ये मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये मिरर के ऊपर एक चिप लगा दी गई है, जैसे ही आपकी वो गाड़ी उस रेंज में से जो कि आपका टूल प्लाजा उसमें से आती है, वहां से रेज आती हैं, रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, हाई स्पीड कैमरा उसको डिटेक्ट करता है जो कि RFID रीडर होता है, और उसके बाद फौरन से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोंडर्स और RFID टैग होता है, व्हीकल अप्रोच करती है। तीसरा स्टेप उसमें जो है वो कंट्रोलर लेन के जरिए उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, और आप उधर से अपना टूल प्लाजा पे करके गो थ्रू कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो प्रोटोकॉल आ रहा आता है वो है WiMAX एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WiMAX बहुत अच्छा प्रोटोकॉल था, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे इसके फायदे थे। वतीन की अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, जिसमें वतीन के हम लोगों को राउटर्स और एक्सेस पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, पूरे सिटी के अंदर वायरलेसली हम लोग वतीन का कनेक्शन ले पाते थे। वो बेसिकली हमारे पास WiMAX था। WiMAX जिस स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है उसको 802.16 कहा जाता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, आप क्वाइट इजीली कहीं भी 30 माइल्स के रेडियस के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होते थे। बहुत जबरदस्त चीज थी, लेकिन इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इसका जो हार्डवेयर डेवलप होना था वो सेपरेट हार्डवेयर था, और वो हार्डवेयर महंगा था। ऑब्वियसली मेरे लैपटॉप के अंदर वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ था, तो मैं अगर उसके साथ मुझे सेपरेटली वायरलेस मैक्स का या WiMAX का मॉड्यूल लेना पड़ता था, और मैं उस मॉड्यूल को की ऑब्वियसली कॉस्ट थी, हर कोई उसको नहीं लेता था, और स्पेसिफाइड कंपनीज उसको प्रोड्यूस कर रही थी, मास प्रोड्यूस नहीं था, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, तो कॉस्ट उसकी ज्यादा थी।
इस वजह से वाईमैक्स इतनी तेजी से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अदरवाइज वाईमैक्स के बहुत सारे फायदे थे। नुकसान में ये भी आता था कि बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पीड जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी। जो लोग उस टावर के करीब होते थे उनको अच्छा इंटरनेट मिल जाता था, जो दूर होते थे उनको ज़रा अच्छा नहीं मिलता था, पैसे दोनों को सेम देने पड़ते थे। तो ये मसले मसाइल आए थे, लेकिन अदरवाइज वाईमैक्स स्टिल इज़ वेरी गुड प्रोटोकॉल। अगर इसका हार्डवेयर हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता, लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर, तो वाईमैक्स बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो जाना था। लेकिन वाईफाई क्योंकि शॉर्ट रेंज था, केबल पीछे से आ रही थी, और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जो केबल के ज़रिए हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सबसे अच्छी होती है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो वाईफाई की थी वो शॉर्ट रेंज थी, थोड़ी सी थी। पहले पीछे से सारी वो केबल के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी, आगे वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो होती थी वो वायरलेस कम्युनिकेशन थी। वाईमैक्स ओवरऑल वायरलेस कम्युनिकेशन थी, जिसकी वजह से हम लोगों को मसले मसाइल आए। फिर देन हमारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल जो कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन वायरलेसली यूज़ कर रहे हैं, और ये आजकल हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं। आप लोग वायरलेसली नाउ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन यूज़ कर पाते हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं वो वायरलेसली यूज़ हो रही हैं। वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास आ चुकी हैं और उसके ऊपर इंटरनेट सर्विसेज आपको मिल रही हैं, और वो तमाम की तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो वायरलेसली आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं वो हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ज़रिए होती हैं। कम्युनिकेशन के ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, और यही हमारी कम्युनिकेशन जो होती है ये हमारे लिए यूज़फुल होती है, इम्प्लीमेंटेबल होती है, और इस कम्युनिकेशन के को हम लोग वायर्ड या वायरलेस तरीके से करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के हवाले से भी बात करूंगा, और आप लोगों के साथ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले जो है वो हब का नेटवर्क दिखाया था। इन केस अगर वो मैं बैक कर सकूं, नहीं वो बैक नहीं आ रहा, सॉरी। हब नेटवर्क मैंने दिखाया था जिसमें आप देख सकते थे कि मसला मसाइल आ रहा था। तो हम लोग जब क्या करें कि हमारे मोर देन वन कंप्यूटर्स, एक किधर, सॉरी, 2 3 4, ये मोर देन वन कंप्यूटर्स जो हैं वो अब एक से ज़्यादा मैसेजेस विदाउट एनी इंटरप्शन भेज सकें, उसके लिए हम लोग फिर स्विचेस यूज़ करते हैं। और ये स्विचेस मैनेजेबल होते हैं, इनके अंदर एरर्स नहीं आते, इनके अंदर कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो जाती है, आपके कनेक्शंस बड़े अच्छे से बन जाते हैं, आपकी जो है वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनके ऊपर पासवर्ड्स लग सकते हैं, इनके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो मैनेजेबल होती है। आप ये देख पाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। आप लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि बेसिकली कौन इस स्विच के साथ कनेक्ट हो, कौन ना कनेक्ट हो, जिसको हम लोग मैक बाइंडिंग कह रहे होते हैं। आप में से बहुत सारों को इसके बारे में आइडिया होगा, कुछ को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि मैक बाइंडिंग क्या होती है। इंशाल्लाह जब आप लोग फ्यूचर क्लासेस में जाएंगे या आप लोगों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन की होगी, जो सीसीएन पढ़ रहे हैं वो लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इस बारे में, जो अभी नहीं पढ़ रहे वो लोग इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो जब हम लोग स्विच के अंदर एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं तो स्विच एक से ज़्यादा इस कम्युनिकेशन को बड़ी आसानी से मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट रिसीविंग एंड को भेजता है, ये सबको नहीं भेज रहा होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मैसेजेस साइमल्टेनियसली जो हमारा रिसीवर है उसको रिसीव हुए हैं, सबको ये मैसेज नहीं गया। और ये मैसेज जब रिप्लाई बैक आया, और जैसे ये हमारे पास रिप्लाई बैक आया, यहाँ पर आपके पास ये सक्सेसफुल हो चुका। तो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग स्विचेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। हाँ, फिर इसी के साथ फिर हम आगे वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस मॉडेम्स कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। ये हमारे एक्सेस पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसकी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड्स लगा रहे होते हैं, ये इधर पासवर्ड लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन की टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और देन इसके साथ हम बता सकते हैं कितने चैनल हैं, पोर्ट का स्टेटस क्या है, इसका नाम क्या है, और फिर देन उसके बाद हम अपनी डिवाइसेस को जाके कंट्रोल करते हैं। तो हम बेसिकली
जो है वो अपना जो नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं, वो हम अपने इस डिवाइस के इर्द-गिर्द बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसको हम स्विच कहते हैं, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप में से बहुत सारों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, नहीं पता था तो वो इस टॉपिक से रेलेवेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस हवाले से भी बता दूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जो हमारी कोई डिस्कशन होगी, सून आई एम गोना हैव अ डिस्कशन सेशन विद यू पीपल एज़ वेल। थैंक यू। Okay, that you would be fine. Basically, जो अब हम लोगों ने नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है, दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिकली दैट जो कि हमारी ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, दैट इज आवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इन्हीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से हम लोग अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि दीज डिवाइसेस आर बेसिकली द हार्डवेयर। ये जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आता है। जब हमने कम्युनिकेशन की बात की थी तो दो तरह की हमारी कम्युनिकेशन थी ना, वायर्ड कम्युनिकेशन थी, वायरलेस कम्युनिकेशन थी। तो जो केबल्स के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ये जो बेसिकली सारा काम होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं, दैट बेसिकली इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास जो दो तरह की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं, उनमें हमारे पास दो मॉडेम्स होते हैं। एक को कहते हैं हम डीएसएल मॉडेम और एक को कहते हैं हम केबल मॉडेम। अगर हम बुक में जाएं तो बुक में हमारे पास इस दोनों मॉडेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई है। बुक जो है वो हमें बताती है कि बेसिकली जो हमारा किधर गया, सॉरी, जो मॉडेम्स हैं, वायरलेस होम नेटवर्क आ गया, फोन लाइंस आ गई, आई एम रियली सॉरी, ये देर आर द मॉडेम्स, ये हमारे पास आ गई हैं हमारी मॉडेम्स। बस ये दीज आर द मॉडेम्स। हमारे पास डीएसएल मॉडेम आ जाती है, सेंड्स एंड रिसीव्स द डाटा फ्रॉम अ डीएसएल लाइन। डीएसएल लाइन हमारी कौन सी होती है? डीएसएल मॉडेम को कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हमारा जो डाटा होता है वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है। एनालॉग डाटा मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा डाटा जो कि वेव्स की फॉर्म में होता है, और डिजिटल डाटा ऐसा होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। तो उसकी जो कन्वर्जन डीएसएल लाइंस के लिए यूज हो रही होती है, वो हम लोग हमारे डीएसएल मॉडेम के जरिए यूज करते हैं। सबसे आसान एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को प्रोवाइड बता देता हूँ। जो हम घर के अंदर वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, जो मॉडेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारा बेसिकली डीएसएल मॉडेम होता है। आप देखते हैं उसके पीछे एक टेलीफोन लाइन आ रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीफोन लाइन आती है, या समटाइम्स उसके बैक साइड के ऊपर इथरनेट केबल आ रही होती है। तो वो बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो हमारी डीएसएल कम्युनिकेशन होती है। देन देयर कम्स अ केबल मॉडेम। अच्छा, केबल मॉडेम मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली हमारी जो है वो केबल मॉडेम है। अगर बुक में जाएं तो ये केबल मॉडेम के बारे में उसने बताया कि इट्स अ ब्रॉडबैंड मॉडेम। अच्छा, हमारे पास जो केबल यूज हो रही होती है आमतौर पर घरों के ऊपर, उसमें हमारे पास एक चैनल, सिंगल चैनल आता है, और वो सिंगल चैनल क्या होता है हमारा, उसमें सिर्फ रिसीविंग हो रही होती है। किस चीज़ की रिसीविंग होती है? टेलीफोन, टेलीविजन सिग्नल्स की रिसीविंग होती है, या जिसको हम कह सकते हैं वीडियो सिग्नल्स की। लेकिन ये जिस केबल की बात की जा रही है यहाँ पर, या जिस केबल मॉडेम की बात की जा रही है, ये मल्टी केबल्ड ऑप्शन होती है। एक मेजर केबल आती है जिसके अंदर डिफरेंट छोटी केबल्स होती हैं, और वो ये आप पिक्चर देखें अगर, तो पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर एक स्प्लिटर लगा हुआ है। ये जो बेसिकली स्प्लिटर है, ये क्या काम कर रहा होता है? आपकी एक मेजर केबल कंपनी की तरफ से एक केबल आती है, और उस केबल के अंदर क्या क्या होता है? उस केबल के अंदर टेलीविजन के सिग्नल्स होते हैं, उसके अंदर टेलीफोन के सिग्नल होते हैं, उसके अंदर इंटरनेट के सिग्नल होते हैं, और ये तीन तरह की कम्युनिकेशन उसके ऊपर हो रही होती है। आपकी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, आपकी टेलीविजन कम्युनिकेशन, और आपकी पीएसटीएन या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो हमारी टेलीफोन की कम्युनिकेशन होती है। तो ये तीनों कम्युनिकेशंस मिलकर बेसिकली हमारा होम नेटवर्क बनाती हैं। फायदा इसका क्या होता है? फायदा इसका ये होता है कि अगर हम देखें ना कि पीटीसीएल की भी जो टैग लाइन आजकल हो चुकी है, वन केबल सोल्यूशन, मतलब एक केबल है और वो आपको तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। प्रॉब्लम्स क्या मतलब, घर में हमारे पास टेलीविजन के लिए डिफरेंट केबल आ रही है, फोन कॉल्स के लिए डिफरेंट केबल, टेलीफोन की लाइन आती है, फिर अगर इंटरनेट लगवाना होता है तो अलग केबल लगवानी पड़ रही होती है। तो अगर एक ही केबल आपके पास आ रही है और उसी को आगे स्प्लिटर यूज करके आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लो,
तो वो बेसिकली जो केबल होती है वो हमारी केबल मॉडेम के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं पिछली लेक्चर्स में भी आप लोगों को कई दफा कह चुका हूँ कि दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द बुक के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इसके हवाले से जो हमारी जूम क्लासेस होती हैं उसके ऊपर जो डिस्कशन होती है वो इस चीज के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन करनी होती है। जब मैं आप लोगों को कह रहा होता ना कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मुझसे पूछे, तो व्हाट बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आप लोग ये बुक पढ़ें और बुक के अंदर ये जो चीजें और इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है इस चीज को आप लोग मेरे साथ डिस्कस किया करें। देन देयर कम्स द कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है वायरलेस मॉडेम। नाम से पता लग जाता है। पहले हम लोगों ने ये जो दो मॉडेम्स देखे थे, डीएसएल मॉडेम और केबल मॉडेम, ये दोनों मॉडेम्स जो थे वो बेसिकली वायर्ड मॉडेम्स थे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वायरलेस मॉडेम। ऑब्वियसली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द वायर्ड कम्युनिकेशन एंड द वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन लास्ट टाइम दिखाई भी थी, मैं थोड़ी सी दोबारा दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन, जब हम लोगों ने वायर्ड कम्युनिकेशन की थी तो हम लोगों ने क्या किया था, एक डिवाइस ले ली थी, किधर गई, स्विच ले लेते हैं हम एक स्विच ले लेते हैं। स्विच ले लिया बेसिकली मैंने, बल्कि ये तो एम्प्टी स्विच ले लिया है, मैं जेनेरिक स्विच 29 ले लेता हूँ। इसके साथ दो डिवाइसेस रख लेते हैं, सॉरी दो डिवाइसेस रख ली, इन दोनों की केबलिंग कर ली। तो ये जो मेरी कम्युनिकेशन होगी ये मेरी वायर्ड कम्युनिकेशन होगी। एक जगह से दूसरी जगह जो मैंने मैसेज भेजना है वो मेरा वायर्ड कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग इसको डिटेल में देख चुके हुए हैं, आई गेस। ओह सॉरी, 192.168.1.1 इसे कह देता हूँ, एंड दिस बेसिकली इज 192.168.1.2, ये बेसिकली इसको कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं मैसेज एक जगह से जो दूसरी जगह भेज रहा हूँ, PC0 से PC1 को, ये जो यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, तो ये हमारा बेसिकली वायर्ड कम्युनिकेशन है। और देन हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर ये एक मैंने राउटर लगाया, राउटर के साथ डिवाइसेस में मैंने एक वायरलेस टैबलेट रख दिया, एक मैंने ये रख दिया टेलीफोन रख दिया, तो ये बेसिकली क्या हुआ, मेरी दो types of communication. This basically is the wired communication and this basically is the wireless communication. तो obviously जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, अगर आपके घर में वायर्ड कम्युनिकेशन आ रही है और आप वायरलेस कम्युनिकेशन हासिल करना चाहते हैं, मतलब मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर वाईफाई रिसीवर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऑब्वियसली एक वायरलेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो वायरलेस कार्ड क्या कर रहा होगा, वो वायरलेस कार्ड बेसिकली मेरे जो एयर में वायरलेस के सिग्नल अवेलेबल होंगे मेरे नियर बाय, उनको रिसीव करके मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा। दूसरा जो हमारे पास वायरलेस मॉडेम होता है दूसरी टाइप का, ये एक टाइप का वायरलेस मॉडेम हो गया जो कि सिर्फ हमें हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हम कहते हैं WLAN कार्ड, बल्कि मैं आप लोगों को ये WLAN कार्ड दिखा ही देता हूँ। मसलन मैं ये एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप लेता हूँ, ये यहाँ पर मैं रखता हूँ और फौरन से देखें इसका वाईफाई कनेक्शन नहीं बना। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इस लैपटॉप के अंदर, यहाँ पर मैं जूम इन करूँ अगर, तो ये लैपटॉप पे ये जो बेसिकली है, ये मेरे पास वायरलेस कार्ड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप ऑफ करता हूँ, यहाँ से वायर्ड कार्ड उतारता हूँ, इसकी जगह वायरलेस कार्ड लगा के लैपटॉप ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं वायरलेस कार्ड लगाऊंगा तो मेरा वाईफाई का कनेक्शन भी बन गया। ये हमारा होता है WLAN कार्ड, इंटरफेस कार्ड। आगे हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में ये नेटवर्क कार्ड भी आ रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं अभी। तो एक तो बेसिकली ये चीज होती है। जो दूसरी चीज होती है वो होती है हमारे पास वायरलेस मॉडेम। अब वायरलेस मॉडेम किस लिए है कि मेरे घर में DSL मॉडेम नहीं है, मेरे घर में केबल मॉडेम नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल हो रहा, लेकिन मुझे इंटरनेट चाहिए। मुझे इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? मुझे इंटरनेट मिलेगा मेरे GSM नेटवर्क से। GSM नेटवर्क आसान अल्फाज में कौन सा नेटवर्क होता है? ये जो हमारा जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद का जो नेटवर्क हमारे पास आ रहा है, जैज़ का नेटवर्क जो आ रहा है, ये हमारा GSM नेटवर्क आ रहा होता है। अब GSM नेटवर्क के अंदर हम लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सिग्नल्स हवा के अंदर मौजूद हैं, तो मेरा ये वायरलेस मॉडेम उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और मेरे लैपटॉप को बेसिकली सेल फोन नेटवर्क से वो सिग्नल्स रिसीव करता है और इंटरनेट मेरे स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को, नोटबुक को और दूसरी मोबाइल डिवाइसेस को वो
प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क कार्ड्स। अब ये जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली किधर गया अभी ये जो मैंने सॉरी ये जो लैपटॉप लगाया था, और इस लैपटॉप के अंदर मैंने, बल्कि लैपटॉप की बजाय मैं आपको पीसी दिखाता हूँ। किधर गया कंप्यूटर, सॉरी देयर इट इज। ये पीसी दिखाता हूँ। हमारा कंप्यूटर ऐसा ही होता है। इस कंप्यूटर के अंदर अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये बेसिकली जो है मेरा एक फास्ट इथरनेट कार्ड लगा हुआ है। ये वाला, ये मेरा बेसिकली फास्ट इथरनेट कार्ड लगा हुआ है। इसका नाम इधर से अगर मैं निकाल लूं इसको, सॉरी ये वाला, दिस वन, इसका कार्ड का नाम ये है। इसका फीचर है कि सिंगल ईथरनेट पोर्ट यूज की जाती है और ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल, यानी कि हमारे वायर्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो कार्ड होता है, जब कभी भी हम लोगों ने नेटवर्क से कनेक्ट होना है, किसी भी नेटवर्क से, इंडिविजुअली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमें नेटवर्क कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने इंटरनेट लेना है, और इंटरनेट भी आप लोगों को पता ही है पब्लिक और पब्लिक नेटवर्क है, तो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का मैंने आप लोगों को फर्क भी बताया हुआ था। तो बेसिकली वो जो पब्लिक नेटवर्क है हमारा, जब मुझे वो चाहिए होता है तो वो बेसिकली मेरा नेटवर्क कार्ड होता है। और वो जो नेटवर्क कार्ड है से कनेक्ट होता है, और वो जो नेटवर्क कार्ड होता है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायरलेस के लिए मैं ऑब्वियसली आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर वायरलेस कार्ड यूज करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ऑब्वियसली वायरलेस एक्सेस पॉइंट, हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये बेसिकली हमारा वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है। अगर मैं एक जेनेरिक वायरलेस लगाता हूँ यहाँ पर, ये वायरलेस, बल्कि ये वाला नहीं लगाना, सॉरी, देयर इट इज, ये एक जेनेरिक डिवाइस लगाता हूँ। इस डिवाइस में मैं जाता हूँ, इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉमसेट्स, ठीक है, इसका नाम मैं कॉमसेट्स रख देता हूँ। और इसकी पोर्ट्स में, एक सेकेंड, कॉमसेट्स, इसका SSID लिख देता हूँ CS डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, ठीक है। इस पे पासवर्ड लगा देता हूँ 9876543221C, और इसकी इंक्रिप्शन टाइप AES रखता हूँ, और इधर से WPA। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टाइप है। फ्यूचर में आप लोग पढ़ेंगे, बेसिकली जब आप लोग क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रही है WPA2/PSK, ये यूज़ होती है। ये मैंने एक हमारा वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट लगा दिया है जिसका नाम है कॉमसेट्स। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं, अच्छा मुझे ना इसको क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी, ये टैबलेट को मैं इधर ले आता हूँ, बल्कि इधर ही रहने देता हूँ। ये टैबलेट है, अब ये टैबलेट का इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, मैं इसका इंटरनेट कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। वो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा कि तुमने किससे कनेक्ट होना है। तुमने CS डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना है, और तुमने पासवर्ड लगाना है कौन सा, WPA2, और वो था 9876543221C, और इंक्रिप्शन टाइप AES थी। जैसे ये मैं ओके कर देता हूँ तो फौरन से मेरा, ये देखें, ये कनेक्शन बन गया। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सेंट्रल कम्युनिकेशन। मेरे घर में इस टाइम मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट, मेरा लैपटॉप इस टाइम यूज हो रहा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो इंटरनेट मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो मुझे वायरलेस एक्सेस पॉइंट से मिल रहा है, जिसको हम लोग हरफुल-आम में राउटर कह रहे होते हैं। बेसिकली वो राउटर नहीं होता, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, और हम उस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए सारी की सारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है जो, वो आ जाती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिखाई गई हुई है ना, वो बेसिकली सिर्फ राउटर की बात की गई है। मैं आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर हब को भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इन सारों को डिलीट अगर करूँ, ये भी डिलीट है, बल्कि इन सारों को सिलेक्ट करके
लास्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ हब की बात भी कर चुका हूँ। ये मेरी हब थी, मैं एक हब की बात भी कर चुका हूँ। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने रिपीटर लगा दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को रिपीटर का भी बता दूं। कुछ देर ये जो केबल्स हमारी सिग्नल्स जा रहे होते हैं ना, हम लोग थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद रिपीटर्स लगाते हैं। जो वायर्ड के अंदर सिग्नल होता है ना, वायर्ड केबल के अंदर वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस की वजह से हमारे सिग्नल्स ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो वो जो ड्रॉप डाउन हो रहा होता है सिग्नल की क्वालिटी, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग रिपीटर्स को यूज कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक हब लगाता हूँ। सॉरी, जेनेरिक मैंने ये एक हब आ गई, एक स्विच आ गया, और एक मेरे पास यहाँ पे राउटर आ गया। ये तीन सबसे ज्यादा, बल्कि तीन नहीं, इसको हब को भी बीच में से आप निकाल दें। दिस स्विच एंड दिस राउटर, ये दोनों मिलके आपकी पूरी दुनिया का 99.9999% नेटवर्क जो है ना, इन डिवाइसेस के ऊपर बन रहा है। ये सारा का सारा वायर्ड नेटवर्क जो है वो इन डिवाइसेस के ऊपर बन रहा है। जो लोकल नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हमने करनी होती है वो हम लोग स्विचेस के जरिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीएस डिपार्टमेंट में भी पढ़ा है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स में जहां कहीं भी नेटवर्क बना होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आप देखते हैं इस तरह के स्विचेस पड़े हैं, आपकी लैब्स के अंदर भी पड़े हुए हैं। जो कम्युनिकेशन हमारी विद इन अ नेटवर्क होनी होती है वो हम लोग स्विचेस के जरिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने आउटसाइड द नेटवर्क करनी है तो हम लोग राउटर्स के जरिए करते हैं। आउटसाइड द नेटवर्क विद डिफरेंट नेटवर्क्स हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो हम लोग राउटर्स के जरिए करते हैं। मतलब मैं अगर 50 स्विचेस को कनेक्शन करता हूँ इस राउटर के साथ, और देन ये राउटर आगे उस पूरे मतलब पूरे साहिवाल कैंपस के जितने भी नेटवर्क बने हैं, सीएस डिपार्टमेंट, लैब्स, क्लासरूम्स, कैमरास, ऑफिसेज, लाइब्रेरीज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ इन स्विचेस के जरिए कनेक्टेड है। और वो सारे स्विचेस कनेक्ट है इस राउटर में। और जब हमारा ये जो राउटर है ये सब कुछ मैनेज करता है और आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो हम इस राउटर के जरिए, यानी कि बाहर से जो कम्युनिकेशन होती है वो इस राउटर में आती है और राउटर से बाहर जाती है। ये आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तमाम के तमाम स्विचेस के अंदर। तो बेसिकली ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं। हब और स्विच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और राउटर के बारे में भी बता दिया। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला जो इंटरनेट होता है वो हमारा होम नेटवर्क बनाता है, जिसकी बेसिक कैपेबिलिटीज होती हैं। इन बेसिक कैपेबिलिटीज में हम लोग मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनेट यूज करना, लैपटॉप पे यूज करना, प्रिंटर्स वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, वायर्ड कर रहे होते हैं, वायरलेस कर रहे होते हैं। और ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है ये हमारे होम नेटवर्क के अंदर हो रही होती है। अच्छा, ये जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ये इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक का हमारा ये जो लेक्चर है, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा उसके अंदर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे ख्याल से बुक के अंदर जो है वो काफ़ी मटेरियल आपको इसके बारे में प्रोवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आज कहाँ से पढ़ाना शुरू किया है, तो आज मैंने ये डायल अप मॉडेम से आपको पढ़ाना शुरू किया है। पेज नंबर ये है 485 से लेकर, और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम लोग बेसिकली पेज नंबर 489 तक पढ़ चुके हैं। तो 5 पेजेस जो है वो आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो यू पीपल मस्ट हैव टू सी द बुक। आपको बुक में से लाजमी पढ़ना है, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू डिस्कस विद मी, स्पेशली फ्रॉम द बुक। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस बताया हुआ है। ईमेल एड्रेस के जरिए आप मुझे कम्युनिकेट करें, मुझे मैसेज करें। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप CRGR के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, पीस आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज़ द होम नेटवर्क्स। अच्छा, होम नेटवर्क्स बेसिकली जो हैं कि घरों के अंदर हम लोगों ने अगर नेटवर्क बनाया होता है तो हम लोगों ने क्यों नेटवर्क बनाया होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, why do we need a network at home? There are different purposes. Obviously the users at home are not the expert level users, they are the common level users. For example, like the students, the family members, or if the family is big, or there are numerous number of users inside a home. like घर की आप एग्जांपल ले लें तो बेसिकली अगर हम लोगों ने होम यूज़र्स
जो हैं क्या नाम है, उनकी डिपेंडेंसी के लिहाज से अगर नेटवर्क बिल्ड करना हो तो हम क्यों करते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली घर के अंदर जब हमारे पास होम नेटवर्क नहीं होगा तो हम इंटरनेट से सारे के सारे लोग किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं? पहले भी मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि इंटरनेट इटसेल्फ इज़ अ नेटवर्क विच इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, और हमारे पास बाहर से वायर्ड नेटवर्क आ रहा होता है, वायर्ड WRED, वायर्ड नेटवर्क आ रहा होता है, और उस नेटवर्क को हम लोग वायरलेस में कन्वर्ट करते हैं so that every person at the home could have the facility on their nodes such as mobile phone and मोबाइल फ़ोन्स के अलावा लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो फंक्शनैलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। सेम इज़ द केस कि अगर हम लोगों ने घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना हो, फॉर एग्जांपल लाइक मैं आप लोगों को बताया था पहले भी कि हम लोग वायर्ड नेटवर्क हमारे पास आ रहा होता है और हमने उस वायर्ड नेटवर्क को शेयर करना हो, तो घर के अंदर घर बड़ा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो वायरलेस डिवाइसेस हैं, एक ये वायरलेस डिवाइस है, एक ये वायरलेस डिवाइस है, ये पूरा मेरे एक घर का इन्वायरमेंट है, और इस वायरलेस डिवाइस के सिग्नल्स जो हैं वो पूरे घर को कवर नहीं कर रहे, तो मैं क्या करता हूँ अपने घर में इन दोनों के जो डिवाइसेस हैं इनको आपस में कनेक्ट भी कर देता हूँ वायर्ड के ज़रिए। तो अगर इस डिवाइस के पास इंटरनेट आ रहा है तो वो इंटरनेट इस डिवाइस के साथ भी शेयर हो जाएगा, और अगर इसके साथ कुछ डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड हैं और तो हमने कुछ और डिवाइसेस कनेक्ट करनी है जो कि डिस्टेंस में थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो वो इस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली हम घर के अंदर इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द अदर कंप्यूटर्स, मेरे घर के अंदर 3 से 4 कंप्यूटर्स हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ये बुक अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ मेरे घर के तमाम लोग जब कभी भी मेरा कंप्यूटर ऑन होगा तो उनको अगर ये बुक चाहिए तो लाजमी नहीं है कि वो अपने कंप्यूटर के अंदर जाएं और जाके वहाँ पर डाउनलोड करें या मेरे से USB लेके लें। मैं अगर यहाँ से शेयर फोल्डर ऑन कर दूँ, शेयर फोल्डर गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल, और यहाँ पर मेरे नेटवर्क में जो लोग होंगे मैं उनके साथ शेयर करके ये शेयर का बटन को क्लिक कर दूँगा, तो मेरी ये जो फाइल होगी ये मेरे होम नेटवर्क में लोगों को एक्सेसिबल होगी। शेयर द पेरिफेरियल्स, पेरिफेरियल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसी हमारी पोर्ट्स, ऐसी हम पोर्ट्स नहीं, ऐसी हमारी डिवाइसेस जो कि हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो वेरी बिगेस्ट एग्जांपल इज़ प्रिंटर्स, जो कि मोस्ट कॉमनली घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो एक प्रिंटर है, बारी बारी क्या सबको आना पड़ेगा और आके हम उसको अपनी USB लगाएं या उसकी केबल लगाएं। तो आपको पता है प्रिंटर्स के अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी आ गई है और वाईफाई के ज़रिए हम लोग प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग क्वाइट ईजीली जो है वो प्रिंट की कैपेबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स, दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ होम नेटवर्किंग, एंड ये होम नेटवर्किंग से बाहर जा चुकी हुई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और अब आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वाइट ईजीली जो है वो मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं। पास्ट में क्या होता था कि अगर हम लोगों ने मल्टीप्लेयर गेम्स खेलनी है तो एक सर्वर बिल्ड करते थे, लोकल लेवल का सर्वर बिल्ड करते थे, और बाकी तमाम लोग उस सर्वर को ज्वाइन कर लेते थे और गेम्स खेलते थे, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, बहुत ज़्यादा खेली हुई है। इसके अलावा कनेक्ट गेम कंसोल्स टू द इंटरनेट, ऑब्वियसली गेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक आम हो चुकी हुई है, तो उस गेमिंग में एक बहुत बड़ी एग्जांपल आ चुकी हुई है और वो है गेमिंग कंसोल्स की। गेमिंग कंसोल जिस तरह के Xbox हैं हमारे पास, PlayStation 4 है, और डिफरेंट गेमिंग कंसोल्स अवेलेबल हैं। दीज गेमिंग कंसोल्स कैन नाउ बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू एक्सेस द गेम्स, और गेम्स को एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रीम किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, क्लाउड में भेजा जा सकता है। गूगल की जो गेमिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं मेरे जहन से उसका स्टेडिया, आपको पता होगा, बहुत सारों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, STADIA, उसकी फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि गूगल स्टेडिया बेसिकली क्या करता है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो, दिस इज़ द गूगल स्टेडिया। ये एक कंसोल, गेमिंग कंसोल उन्होंने लॉन्च किया है। विद द हेल्प ऑफ दैट क्या है कि जी आपको कोई स्पेसिफिक गेमिंग कंसोल नहीं रखना पड़ता जिसके अंदर हार्डवेयर की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल क्लाउड बेस्ड। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी आई है, आपका ये गेमिंग कंसोल जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा एंड देन
after that you would be able to have the functionality of the computer, oh sorry, functionality of a game completely यूजिंग योर डिस्प्ले डिवाइस. अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर जस्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होगा. अगर आप लोगों के पास क्या नाम है टीवी है तो टीवी के ऊपर चल सकता है. अगर आप जिस तरह ये पिक्चर आपने देखी थी इसमें अगर साथ में आप मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें आप वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर खेल सकते हैं. सो देयर आर लिमिटलेस ऑप्शंस और इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं. अगर आपके पास गेमिंग पीसी, आप गेमिंग पीसी को क्वाइट इजीली कहीं भी कैरी नहीं कर सकते. लेकिन जब ये सर्विसेज हमारे पास आ गई हैं जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसमें हमें तमाम की तमाम प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लाउड बेस्ड अवेलेबल हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग जो है क्वाइट इजीली कंसोल्स के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए गेम्स को एक्सेस कर पाते हैं. एंड देन वन ऑफ द वाइडली मोस्ट यूज्ड वन फंक्शनैलिटी, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, एंड दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द वॉइस ओवर आईपी. आप लोगों ने स्काइप का नाम सुना होगा हर किसी ने. आपको ये भी आइडिया है कि स्काइप का क्रेडिट भी परचेज होता है. स्काइप क्रेडिट परचेज करने से बेसिकली क्या मुराद है हमारी. फॉर एग्जांपल लाइक मैं कनाडा कॉल करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका कॉल करना चाहता हूँ, एंड इफ़ आई एम मेकिंग माई कॉल्स फ्रॉम माई टेलीफोन डिवाइस, पीटीसीएल डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस और फ्रॉम माई सेल फोन्स, दिस वुड कॉस्ट मी अ लॉट. इफ़ आई वॉन्ट टू कॉल इन अ वेरी चीपर रेट्स, मैं क्या करता हूँ, मैं स्काइप का क्रेडिट परचेज कर लेता हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट क्रेडिट मैं क्वाइट ईजीली जो है वो कनाडा और अमेरिका कॉल कर सकता हूँ और मुझे वो बहुत चीप पड़ेगा. लेकिन वो ओब्वियसली इंटरनेट टेलीफोनी होती है, वॉइस ओवर आईपी होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है. उसके लिए आप लोग अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप के ऊपर स्काइप लॉगिन करते हैं, वहाँ से ही नंबर डायल करते हैं और आपके लैपटॉप से या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर स्काइप की एप्लीकेशन है तो वहाँ से कॉल हो रही होती है. सिर्फ स्काइप नहीं है, देयर आर डिफरेंट मोर एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप लोग क्रेडिट परचेज करके लैंडलाइन नंबर्स और मोबाइल फ़ोन नंबर्स के ऊपर कॉल्स कर लेते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड कैपेबिलिटी, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड इंटरनेट फॉर दैट, एंड इंटरनेट इटसेल्फ इज़ व्हाट, अ नेटवर्क विच इज़ अ पब्लिक नेटवर्क. और आप वो पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपने घर के में से कॉल्स भी कर पा रहे होते हैं. सो दीज आर द सम रीजंस दैट्स व्हाई वी नीड अ नेटवर्क एट होम, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू नीड्स अ नेटवर्क. लेकिन ऑब्वियसली जो नेटवर्क होता है उसके लिए अब हमें कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है. अब वो कनेक्टिविटी हमें कहाँ से आ रही होती है, वो कनेक्टिविटी हमें केबल्स के ज़रिए आती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स. ईथरनेट केबल्स हैं, पावर लाइन केबल्स हैं, फोन लाइन केबल्स हैं. अगर आप अपने बुक में जाएं तो इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है. ईथरनेट केबल ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था, ये नेटवर्क में मैंने दिखाया था. दिस बेसिकली इज़ आवर ईथरनेट केबल. ये जो मेरी केबल है ये ईथरनेट केबल है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है. अगर फॉर एग्जांपल लाइक मैं इसके साथ ये एक लैपटॉप रखता हूँ, ठीक है, और ये लैपटॉप मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मुझे इसको वाईफाई मॉड्यूल इसमें लगाना पड़ेगा. अगर ये वाईफाई मॉड्यूल नहीं है और मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इस लैपटॉप को इस डिवाइस के साथ, तो ये जो मेरी कनेक्ट हुई है ये भी मेरी ईथरनेट केबल है. अगर ये दरमियान में डॉटेड है, ये डॉटेड नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल्स हैं जो कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं. तो बेसिकली ये हमारी ईथरनेट केबल होती है जो कि हमारे नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह हमारी नेटवर्क रिसोर्सेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. पावर लाइन केबल्स आपको नाम से ही पता हो जाता है, हमारी डिवाइसेस को जो पावर प्रोवाइड करनी होती है वो पावर लाइन केबल्स के ज़रिए प्रोवाइड होती है. एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है और अगर आप देखें और वो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग देखें, दिस नेटवर्क रिक्वायर्स नो एडिशनल वायरिंग. One end of a cable plugs into the computer's USB port and the other end of the cable plugs into the wall outlet. The data transfers through the existing power lines. आपकी कुछ ऐसी केबल्स अवेलेबल होती हैं जिनको हम कहते हैं पावर ओवर ईथरनेट केबल्स. ऐसी केबल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर पा रहे होते हैं और आप लोग क्या कर रहे होते हैं, चार्जिंग भी कर रहे होते हैं. मोबाइल के अंदर इट इज़ वेरी कॉमन कि आपकी वही डिवाइस, वही केबल जो है वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है और वही केबल जब आपको उसको यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है. वो उसी के अंदर पावर लाइन केबल्स भी होती है और उसके अंदर ही डाटा ट्रांसफ़र केबल्स भी होती हैं. लैपटॉप के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमन होने लग गया है. USB-C में एप्पल के लैपटॉप्स जो हैं उसमें सिंगल पोर्ट्स होती हैं और वो USB-C होती हैं. उसी के ज़रिए चार्जिंग हो रही है, उसी के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी के ज़रिए प्रोजेक्टर कनेक्ट हो रहा है और उसी के ज़रिए सारी फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं. तो पावर लाइन केबल्स आर अपग्रेडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम.
एंड देन देर आर द फोन लाइन केबल्स। ऑब्वियसली हमारे घर के अंदर अगर हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी है, और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हम किसी टेलीफोनी सर्विस के ज़रिए ले रहे हैं, PSTN के ज़रिए ले रहे हैं, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए ले रहे हैं, तो हमारे घर में एक टेलीफोन लाइन का होना ज़रूरी है। अगर हम लोग उसके ज़रिए नहीं ले रहे, किसी प्राइवेट सब्सक्राइबर के ज़रिए ले रहे हैं, तो फिर हमें टेलीफोन लाइन का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हमें टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए हम इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो हम एक टेलीफोन केबल हमारे घर में एंटर होती है, जिसके ज़रिए हम ये इंटरनेट की फंक्शनैलिटी हासिल कर रहे होते हैं। इस पिक्चर को मैं ज़रा बुक से आप लोगों को दिखाता हूँ। बुक में दिस पिक्चर इज़ क्वाइट बिग। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जिसके ज़रिए मैं मोबाइल फ़ोन्स को भी कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ केबल्स भी निकली हुई हैं, और वो जो केबल्स हैं वो आगे DSL मॉडेम को भी जा रही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी जा रही है, जिसके अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा बाकी घर के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, वो तमाम की तमाम इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। और इस एक्सेस पॉइंट के में से वाइड जो केबल निकलती है वो हमारी ईथरनेट केबल होती है, और इसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए केबल आ रही होती है, उस केबल को हम लोग फ़ोन लाइन केबल कह रहे होते हैं। ये तो होगी हमारी वायर्ड नेटवर्क्स। अगर हम लोगों ने हमारे घर में वायरलेस नेटवर्क होता है, सॉरी, ये वायर्ड नेटवर्क के लिए अगर हम लोगों ने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया देखना होता है, तो हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी आ जाता है, और जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। इसको मैं देखने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कम्युनिकेशन चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। जो कम्युनिकेशन चैनल है, हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा रहा है, इस पिक्चर को भी अगर हम लोग बुक से देखें तो थोड़ा सा ये ज़रा क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा कि मेरा एक कंप्यूटर है जो कि साहिवाल में है, और मैं डाटा सेंड करना चाहता हूँ। मैं कहाँ सेंड करना चाहता हूँ? मैं लाहौर में डाटा सेंड करना चाहता हूँ। बेसिकली दिस कंप्यूटर वांट्स टू सेंड द डाटा, एंड हाउ डज इट सेंड्स इट? इट सेंड्स इट थ्रू इट्स मॉडेम। दैट मॉडेम वुड बी DSL मॉडेम। वो क्या करता है? DSL मॉडेम केबल्स के ज़रिए में नियर बाय ISP को डाटा सेंड करता है। ISP क्या कहला रही होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको मेन फ्रेम्स को भेजता है। मैं मेन फ्रेम्स ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। वो मेन फ्रेम से एक सिटी से दूसरे सिटी के मेन फ्रेम्स को जाता है, और मेन फ्रेम से वो फिर देन उसके बाद कहाँ जा रहा होता है? वो हमारे क्या नाम है, डेस्टिनेशन का जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके पास जाता है, और वहाँ से हमारे होम नेटवर्क के पास आ जाता है। ये एक जेनेरिक पिक्चर है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रेवल ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होता है। जो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होता है उसकी डिफरेंट होती है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कितना ज़्यादा डाटा लेके जा सकता है और कितना अच्छा लेके जा सकता है। वो जो डाटा को कैरी करने की कैपेबिलिटी है, दैट बेसिकली कॉल्स द बैंडविड्थ, एंड द टाइम इट टेक्स फ्रॉम वन एंड टू सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। मतलब एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचने को जो टाइम लग रहा होता है उसको हम लोग लेटेंसी कह रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। जो जिन चीज़ों के ज़रिए वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्या वो केबल्स के ज़रिए जा रहा है, क्या वो वायरलेस के ज़रिए जा रहा है, वो केबल्स की कौन से टाइप के ज़रिए जा रहा है। तो वो जो डिफरेंट हमारी ट्रांसमिशन को लेके जाने के लिए मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है, वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। और वो ट्रांसमिशन मीडिया क्या एक वक्त में एक सिग्नल लेके जाता है कि एक से ज़्यादा सिग्नल लेके जाता होता है? वो जो कैपेबिलिटी होती है उस कैपेबिलिटी को हम लोग ब्रॉडबैंड कहते हैं। रिमेनिंग इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ जो है वो बुक के अंदर भी अवेलेबल है। आई वुड सर्टनली बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट यू पीपल वुड बी गोइंग थ्रू दैट एज वेल। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में यहाँ पर कुछ इतनी डिटेल में नहीं लिखा, बट these are some things that I want you people to know. The very first यहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया, मैं इस पर बाद में आता हूँ। पहले मैं इस पिक्चर के बारे में आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इसको मैं बल्कि आपको बुक से ही दिखाता हूँ, अगर बुक्स में ये थोड़ा सा क्लियर है। हाँ, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसके अंदर एक केबल के अंदर केबल की एक लीडिंग होती है, एक कवर होता है, आउटसाइड कोटिंग होती है,
प्लास्टिक की कोटिंग होती है और इसके अंदर 8 केबल्स होती हैं और ये 8 की 8 केबल्स को एक दूसरे के ऊपर सर्कुलेट किया गया होता है डिफरेंट पेयर्स के अंदर। पेयर्स बनाए जाते हैं, यानी कि 4 पेयर्स बनते हैं और ये पेयर्स इसलिए बनाते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल केबल्स, क्योंकि ये कॉपर की बनी होती हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वायर्ड केबल्स होती हैं, वायर्ड, वो हमेशा जो होती हैं वो हमारा जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेके जाती हैं, और जो हमारा वायरलेस मीडियम होता है, वायरलेस, उसके अंदर हमारे पास हमेशा एनालॉग सिग्नल जा रहे होते हैं। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स अभी जिसके बारे में डिस्कस करूंगा उसके अंदर लाइट सिग्नल्स जा रहे होते हैं। जस्ट लेट मी चेक क्विकली कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी कि नहीं। जी हाँ, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 2 दफ़ा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू चेक इट एज वेल। तो बेसिकली हमारी इन केबल्स के अंदर ये हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं और 4 पेयर्स को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर दिया जाता है सो दैट कि अगर किसी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल गुजरने की वजह से कोई नॉइज़ क्रिएट हो रही है, नॉइज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है जो कि हमारे सिग्नल्स को डिग्रेड कर रही होती है। अगर नॉइज़ क्रिएट हो रही हो तो वो एक दूसरे के ऊपर पेयर करके एक दूसरे का प्लस माइनस इफेक्ट करके एक दूसरे की नॉइज़ को डिग्रेड कर दें। लेकिन ऑब्वियसली जो ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, इनकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है और इस स्पेसिफिक लेंथ तक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 मीटर से 200 मीटर तक के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। अच्छी केबल्स कैट 6 और कैट 7 डिफरेंट वर्जन हैं इसके केबल के, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के। जो अच्छे वर्जन आ गए हैं वो 500 मीटर तक भी जा चुके हैं, लेकिन देन उसके बाद हमें रिपीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पास्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ये रिपीटर्स हैं। ये रिपीटर्स बेसिकली हमारे सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या अगर मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें 2 पोर्ट्स होती हैं, सिर्फ एक में हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है, यहाँ तक केबल आती है और यहाँ से आगे निकलती है और ये बेसिकली सिग्नल की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये हमारे रिपीटर्स होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये होती हैं। देन हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ऑब्वियसली सिंगल वायर केबल होती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर डाटा काफ़ी ज़्यादा लेके जाया जा सकता होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर आपको बुक से पिक्चर दिखाऊं इसकी, तो इसके अंदर कोटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि ये हार्ड एरिया से इसको गुजारा जा रहा होता है, बड़ी मुश्किल जगहों के ऊपर रखा होता है, इन वॉल दीवारों के अंदर से इसको गुजारा जाता है, तो सो दैट कि हमारी ये कॉपर वायर महफूज रहे। इसको बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है केबल नेटवर्क वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। देन हमारे पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। ये हमारी बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, बहुत बारीक रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, किस चीज़ के, प्लास्टिक के, और ये प्लास्टिक के रेशों के ज़रिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली लाइट सिग्नल्स होते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ द सिग्नल्स आर वेरी गुड, वेरी फास्ट ट्रांसमिशन, इसके अंदर नॉइज़ ना होने के बराबर होती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और इसका साइज़ बहुत कम होता है, हल्की होती है। और हम क्या कहते हैं, जहाँ पर अगर हमने 50 कोएक्सियल केबल्स या 100 ट्विस्टेड पेयर केबल्स लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पर हम 1000 से 10,000 फाइबर ऑप्टिक्स के रेशे लेके जा सकते होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन हमारे पास आ जाते हैं हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास इंफ्रारेड आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप लोगों में से आई गेस सबको पता होगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इफ़ आई कुड ओपन इट इन अ न्यू टैब, apologies for my internet connection, it's everywhere, the issues with the internet connection. अच्छा, इफ़ आई गेस इट इज़ वेरी मच क्लियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, फोटॉन्स हैं और ये विजिबल लाइट है। देन हमारे पास गैमा रेज, एक्स रेज, यहाँ पर हमारे पास अल्ट्रा इंफ्रारेड रेज आती हैं। इंफ्रारेड रेज विजिबल रेज नहीं है नंबर 1, लेकिन ये विजिबल रेज के बहुत पास हैं। अब ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं बेसिकली, इन इंफ्रारेड रेज की मदद से हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये डाटा जो होता है वो बहुत लो स्पीड पे ट्रांसफ़र होता है, ये देख सकते हैं आप, और इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। सोल्यूशन क्या निकाला हम लोगों ने? ब्रॉडकास्ट रेडियो निकाला। ब्रॉडकास्ट रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स। हमने रेडियो वेव्स को यूज़ किया। जो रेडियो वेव्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था
कि इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर लेंथ ज़्यादा है। लेंथ से मुराद ये कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। नंबर वन एक फ़ायदा ये था। दूसरा फ़ायदा ये था कि ये हमारे जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर टू और तीसरा फ़ायदा इसका रेडियो वेव्स का ये था कि ये दीवारों में से गुजर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली हर्डल्स जहाँ पर ज़्यादा आती हैं, ऑब्वियसली अगर आपने घर के अंदर किसी दरमियान वाली लोकेशन के अंदर कोई वाईफाई मॉडेम रखा हुआ है, और वाईफाई मॉडेम जो होता है वो बेसिकली वायरलेस मॉडेम या वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वो बेसिकली रेडियो वेव्स को ही यूज़ कर रहा होता है। अगर आपने घर में कहीं वो रखा हुआ है बेसिकली, तो वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको क्या कर रहा होता है, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है रेडियो वेव्स के ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस करने की। अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कमरे हैं तो आप दूर वाले किसी कमरे के अंदर होंगे तो आपको वो कैपेबिलिटी बहुत वीक महसूस हो रही होगी और उसके करीब बहुत अच्छी होगी। तो ये जो ब्रॉडकास्ट रेडियो होता है ये बेसिकली डिफरेंट रेडियो वेव्स के ऊपर होता है। और इन रेडियो, अगर हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं ये स्पीड है, होम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो ये है, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं तो ये है, और अल्ट्रा वाइड बैंड जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये है। देन हमारे पास आ जाते हैं सेलुलर रेडियो। सेलुलर रेडियो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट रेडियो होते हैं। सेलुलर रेडियो को हम जीएसएम रेडियोज़ भी कहते हैं। जीएसएम रेडियोज़ का मतलब ये होता है हमारा कि ग्लोबल जीएसएम, एक सेकंड सॉरी मेरे जहन से इसका नाम निकल गया। जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारे पास इस तरह के टावर्स लगे होते हैं। इन केस अगर मैं बुक में से इस पिक्चर को निकालूँ आपके लिए, ये हमारे पास इस तरह के टावर्स लगे होते हैं। इन टावर्स को हम लोग BTS कह रहे होते हैं, बेस ट्रांसीवर्स सब सिस्टम्स कह रहे होते हैं। ये बेस स्टेशंस होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगा हुआ है, बेस स्टेशंस होते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से वी कैन क्वाइट ईजीली हम हमारे रेडियो सिग्नल्स को पूरे एरिया के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। और वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है वो रिसीव कहाँ से होता है, जो हमारे पास सेल फोन डिवाइसेस होती हैं, या अगर हमने लैपटॉप के ऊपर रिसीव करना है, जो भी GSM सपोर्टेड यानी कि सेलुलर रेडियो सपोर्टेड डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं, हम उन डिवाइसेस की मदद से क्वाइट ईजीली सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं और हमारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बेसिकली क्या है कि जीएसएम के अंदर आपने इस पिक्चर के अंदर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आपने इस पिक्चर के अंदर क्या देखा होगा, इस पिक्चर के अंदर आपने इस पिक्चर के अंदर देखा होगा ये वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पर केबल्स के जरिए कनेक्टिविटी है, दिस इज़ अ वायर। ये वायर्स के ज़रिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट हुआ होता है। लेकिन अगर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिन एरियाज़ के अंदर हम लोग केबल्स नहीं डिप्लॉय कर सकते, उन एरियाज़ के अंदर क्या करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम लोग वायरलेस मीडियम बनाते हैं, और वो जो होती है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है। अब ये जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाऊं, this was the electromagnetic spectrum where are microwaves, there are the microwaves। ठीक है, टेलीविजन वेव्स रेडियो वेव्स से ऊपर हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। आप ये देखते हैं यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 10⁻10 की पावर है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बारीक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल किया जाता है। आप एक तरफ एक रिसीवर लगाते हैं, दूसरी तरफ पे सेंडर लगा रहे होते हैं। ये हमारे पास जिस तरह का टावर है, और ये आपस में एक बारीक कह रहा हूँ, एक बीम क्रिएट करते हैं सिग्नल्स की। और वो सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पर। हमें केबल्स की बजाय वो तमाम के तमाम हाई एंड स्पीड के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली दुनिया गोल है, गोल नहीं बेज़वी है। हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद जो है वो ज़मीन कर्व हो जाती है। तो हमें अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक सहराओं के अंदर करनी है, या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नेटवर्क बन जाए जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो शायद पॉसिबिलिटी हो जाए। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंसेस के लिए नहीं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए शायद ये बन जाए। आफ्टर दैट अगर मैंने कम्युनिकेशन करनी होती है फॉर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, तो व्हाट डू आई नीड सेटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। हवा कह रहा हूँ, खला के अंदर, स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि अर्थ बेस्ड रिसीवर्स होते हैं या सेंडर्स होते हैं या बेस स्टेशंस होते हैं। वहाँ से सिग्नल्स भेजे और रिसीव किए जा रहे होते हैं, और आपके सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजे जा सकते हैं। मसलन
मेरे पास साहिवाल में मैं एक चैनल स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, वो सेटेलाइट में मैं भेजता हूँ और सेटेलाइट के ज़रिए वो सिग्नल्स मेरे अमेरिका और इंग्लैंड और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। और इस तरीके के लिए भी जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो फॉर दिस लेक्चर। आई गेस मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की इस चैप्टर को, कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन चैप्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैं चाहती इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट्स वेरी रेलिवेंट टू आवर डेली लाइफ, तो दैट इज़ वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस। नेक्स्ट टाइम मैं इनपुट और आउटपुट के चैप्टर्स के ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम दिस वीक, थैंक यू सो मच। दिस इज़ उस्मान नासिर साइनिंग आउट फ्रॉम यू एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़।